कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपकी सेवा में हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की बात करेंगे राहु महाराज की, कि राहु महाराज जब स्थान परिवर्तन करेंगे तो कन्या लगन वाले या कन्या राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा। मित्रों, अगर आप कन्या लगन या कन्या राशि के जातक हैं तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। पिछले हमने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि राहु केतु दोनों अपना स्थान परिवर्तन करने जा रहे हैं, कि दोनों एक साथ एक ही समय स्थान परिवर्तन करते हैं, क्योंकि राहु सिर है, केतु धड़ है, एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, तो दोनों एक ही समय स्थान परिवर्तन करते हैं। तो राहु का जो ट्रांजिट है वो मीन राशि में होने जा रहा है और केतु का जा रहा है कन्या राशि में होने, यानी कि आपकी अपनी राशि में। कन्या राशि आपकी अपनी राशि है, आपकी राशि में केतु महाराज जा रहे हैं। उस समय जब दोनों ग्रह अपना अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो कन्या राशि वालों को क्या क्या बदलाव ज़िंदगी में देखने को मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी का जो बैलेंस है वो कैसा रहेगा, उसी के बारे में आज आपसे सारी बात करते हैं। आज का चर्चा का विषय, आने वाले 18 महीनों में राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बैठकर 30 अक्टूबर 2023 से और अप्रैल 2025 तक का जो समय है, ये इस समय इस टाइम के दौरान आपको कैसा फर्क प्रदान करेंगे। तो आने वाला 18 महीने इसी के बारे में आपको बताएंगे कि आने वाला जो समय है आपका 18 महीने का 1.5 साल का, वो समय कैसा रहेगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है कि जो कोई ग्रह लंबे समय तक किसी भाव में बैठता है, गोचर में बैठता है या महादशा, दोनों की बात कर रहे हैं आपसे। महादशा जितने साल की होती है उतने महीने पहले वो आपको छोड़ देगा, और गोचर में लंबा जो ग्रह बैठता है वो जितने महीने की उसकी गोचर का टाइम होता है उतने दिन पहले आपको छोड़ देगा। अब जैसे राहु का जो गोचर है वो 1.5 महीने का, राहु का जो गोचर है वो करीब 18 महीने का होता है। तो 18 महीने का मतलब हो गया कि आपको 1.5 साल वो एक घर में बैठता है। तो 1.5 साल का मतलब हो गया आपको 1.5 महीना पहले राहु आपको छोड़ देगा। तो ये राहु आपका अभी अष्टम भाव में चल रहा है, तो अष्टम भाव से आपको 1.5 महीना पहले छोड़ के, यानी सितंबर से राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव आपको छोड़ देगा और अगले भाव का प्रभाव देने लग जाएंगे। अगला भाव आपका शुभ हो या अशुभ हो ये अलग चीज़ है, लेकिन आपको जो प्रभाव है वो अगले भाव का देने लग जाएगा। मीन राशि के अंदर राहु का जो गोचर है वो आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। पहले राहु अष्टम भाव में थे, बृहस्पति के साथ बैठे हुए थे, अब वो बृहस्पति को छोड़ करके वो आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। केतु का गोचर पहले आपके धन भाव में था, धन भाव से वो अब आपके कन्या लगन के अंदर उसका स्थान परिवर्तन होने जा रहा है। जो आपके लगन भाव कहते हैं, उस लगन भाव में केतु महाराज बैठेंगे और उसके सामने सप्तम भाव में राहु महाराज बैठेंगे। पिछले 15-16 महीने से राहु और केतु का प्रभाव आपके अनुकूल नहीं रहा, परेशानियों के अलावा आपको कुछ नहीं मिला। देखते हैं आपको, आइए पीछे हमने आपको वीडियो के अंदर भी ये बात बताई थी। अब 30 अक्टूबर 2023 से ये वो तारीख है कि जो आपके लिए अच्छी खबर लेके आ रही है। अच्छी खबर क्या है कि पिछले 15-16 महीने से आप जिन परेशानियों से गुजर रहे थे, जिस बंधन में आप जकड़े हुए थे, वो बंधन आपका खुलने जा रहा है। आप बिल्कुल फ्री होने जा रहे हैं। राहु भी फ्री हो रहा है, बृहस्पति फ्री हो रहा है, केतु भी फ्री हो रहा है। तो अब आपको जो फ्री हो रहे हैं, फ्री होने के बाद आपको किस किस चीज़ में फ्री करेंगे, किस किस चीज़ों में आपको लाभ देंगे, किन किन जो आपके ज़िंदगी के जीने के जो अपने तौर तरीके हैं, कहाँ कहाँ आपको उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, यही बात सारी अब आपको बताते हैं। कन्या राशि वाले जो जातक होते हैं, देखिए अब कन्या राशि के बारे में 2 बात तो करनी पड़ेगी। कन्या राशि वाले जो जातक हैं बहुत न्यायप्रिय होते हैं, दयालु होते हैं, हर काम को ठंडे दिमाग से सोचकर करते हैं, विचारशील होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और नम्रता तो इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। उलझनों तथा समस्याओं की जो गुत्थी होती है उसको सुलझाने में इनमें पूर्ण दक्षता होती है। खुद प्रसन्न रहना पसंद करते हैं और औरों को भी प्रसन्न देखना पसंद करते हैं। विनोदी यानी हंसी मजाक वाले और हंसमुख होते हैं, ये कन्या राशि का स्वभाव होता है। पैसे के तो थोड़ा सा आपको पता है, कन्या राशि एक बणिक राशि है और इनका जो स्वभाव होता है वो बनियों जैसा होता है। तो पैसे से ये लोग बहुत प्यार करते हैं, पैसे से इनको बहुत प्यार होता है। कन्या राशि वाले पिछले समय में जब धन भाव में केतु महाराज थे और अष्टम भाव में राहु का गोचर हो रहा था,
तो आपके लिए बड़ा ही कष्टप्रदायक वो समय था। सप्तम भाव में राहु का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाता है। राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, आपको अच्छा नहीं प्रभाव देगा। और केतु आपको लाभ देने वाले ग्रह बन जाएंगे, क्योंकि केतु जहाँ लगन में बैठा है वो आपको वहाँ लाभ देगा। हमें राहु को शुभ करना होगा, तभी परिणाम हम उससे बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं। अगर राहु डिग्रीज नहीं करेंगे तो राहु हमें परेशानी पैदा करेगा। उसके लिए आपको आगे उपाय बताएंगे कि राहु को आपने कैसे डिग्रीज करना है। मित्रों, आपको पता है कि राहु और केतु का हमारी कुंडली के अंदर कोई भी घर नहीं है, उनका अपना स्थान कुछ नहीं है। हमारी कुंडली में कहीं भी उनको लिए कोई स्थान नियत है ही नहीं। अब ज्योतिष में एक नियम है कि ये छाया ग्रह माने जाते हैं, और ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के जो स्वामी होते हैं उनके अनुसार आपको ये फल देते हैं। केतु उस राशि के जो स्वामी हैं उसका बल कई गुना बढ़ा देता है। ज्योतिष तो कहता है कम से कम 4-5 गुना बढ़ा देता है, और राहु भी ऐसा ही करता है। केतु का जो प्लेसमेंट है बुध के घर में, यानी कि आपकी लगन में होने जा रहा है, तो आप ये मान लें कि केतु यहाँ बुध के बल को बढ़ा देगा, क्योंकि बुध शुभ ग्रह है और केंद्र लगन का स्वामी है। इसलिए यहाँ से केतु द्वारा आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी, अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आपका व्यक्तित्व यहाँ से निखरेगा। राहु मीन राशि में गुरु के घर में बैठे हैं, और गुरु स्वयं भी अष्टम में बैठे हैं, लेकिन वहाँ ये पीड़ित थे अब तक। और अष्टम भाव में वैसे भी गुरु अच्छा नहीं माना जाता है, और वैसे ये हालांकि मित्र राशि में बैठे हैं, लेकिन अष्टम भाव का गुरु को ठीक नहीं मानते, तो गुरु वैसे भी खुद ही पीड़ित हैं। तो राहु का परिणाम ठीक नहीं रहेगा। भाई जब ग्रह का जो मालिक है वही पीड़ित होगा, तो जो ग्रह राहु जैसा जहाँ बैठेगा तो आपको शुभ प्रभाव कैसे देगा? अर्थात नहीं देगा। राहु आपको बढ़िया परिणाम यहाँ नहीं देंगे। केतु आपके लगन में आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा। केतु पंचम दृष्टि से संतान पक्ष से आपको लाभ दिलवाएगा। विद्या बुद्धि आपकी अच्छी काम करेगी, आपको शेयर मार्केट से लाभ होगा। सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव का फल भी अच्छा करेगा। नवम दृष्टि भाग्य पर होने से भाग्य का साथ भी केतु द्वारा आपको मिलेगा, और केतु के साथ बुध के द्वारा भी आपको मिलेगा। राहु का सप्तम भाव मीन राशि में बैठना कष्टदायक रहेगा। पति पत्नी का भाव है, और आपसी मतभेद तो देगा ही, साथ में जो दैनिक रोजगार को भी वो प्रभावित करेगा। यानी कि आप जो काम करते हैं, कोई छोटा मोटा दुकान है, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उस चीज़ को भी ये राहु प्रभावित करेगा। आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ में रुकावट पैदा करेगा। पांचवी दृष्टि से राहु की आपकी जो इनकम सोर्स है, कि उसकी दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाती है। आपके जो इनकम सोर्सेज है, अर्निंग का जो पैसे कमाने का आपका जो एक जरिया है, उसको भी वो प्रभावित करेगा। सप्तम दृष्टि से आपके मान सम्मान में कमी करेगा। तो नवम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को भी प्रभावित करेगा, यानी कि कमज़ोर करेगा। इस समय राहु को शुभ करना जरूरी है। केतु तो आपको अच्छा परिणाम देगा, वो 4 गुना बल को बढ़ा देगा, हो सकता है 5 गुना भी बढ़ा दे। अब आप ये समझ सकते हैं कि बुध का जो बल है अगर 4 गुना 5 गुना बढ़ेगा, तो बुध तो एक व्यापारिक ग्रह है। वो 1 रुपया लगा के 2 रुपये कमाने की वो तमन्ना करता है। उसका स्वभाव होता है कि मैं 1 रुपया लगाऊँ तो 2 रुपये कमाऊँ। तो उसका बल बढ़ेगा तो उसमें ताकत ज़्यादा आएगी, तो अच्छा स्वप्रभाव हो जाएगा। अब केतु लगन में बैठने से अगर 1 रुपये लगाकर 4 रुपये कमाने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसका बुध का बल बढ़ेगा, तो उसके अंदर एक पैसे कमाने की एक लालसा जागृत होगी। तो यहाँ ज़्यादा लाभ होगा कन्या राशि वालों के लिए। जो ग्रह हमें अच्छा रास्ता दिखाए उसका हमें बल को बढ़ाना ही चाहिए। केतु क्या है आपको पता है? केतु बिना सिर का देवता है। तो केतु और राहु एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। आपको इसकी कथा पता हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से अमृत निकला, और उस अमृत को बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नारी का रूप बना करके देवताओं को लाइन में बिठा दिया कि सबको बारी बारी से अमृत पिलाया जाएगा। केतु और जो राहु था ये राक्षस था, और इसकी बुद्धि बहुत तेज़ है। पता है राहु बहुत तेज़ बुद्धि वाला ग्रह है। हमने पीछे अपने वीडियो में आपको बताया है कि मायावी ग्रह राहु के बारे में एक वीडियो डाला है, उसका लिंक आपको हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो राहु बहुत चतुर था, वो देवताओं के मन की बात को भांप गया कि ये क्या करने वाले हैं। उसने देवताओं जैसा रूप बना करके और सूर्य और चंद्रमा के साथ देवताओं की लाइन में बैठ गया। अब विष्णु भगवान ने जैसे ही इसको अमृत पिलाया तो अमृत इसके गले से नीचे उतरा। उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने हल्ला मचा दिया, अरे प्रभु ये तो राक्षस है, आपने इसको अमृत पिला दिया। जब भगवान विष्णु ने देखा कि भाई ये तो मेरे से गलती हो गई, तो उन्होंने उसी समय सुदर्शन से उसका सर काट दिया। तो तभी से राहु
जो सिर का हिस्सा है उसको राहु कहा जाता है, और जो नीचे का हिस्सा धड़ है उसको केतु कहा जाता है। ये राहु की कहानी है। राहु अमर है, उसका धड़ भी अमर है, उसका सिर भी अमर है। तो ये जो राहु है आपके लिए, जो केतु का मैंने आपको बताया जो धड़ है, तो उसके देखो दिमाग तो है ही नहीं, वो तो नीचे का धड़ है, सिर तो राहु के पास चला गया, तो वो देखता नहीं है, वो बिना देखे आपको लगातार देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। आप लेने वाले बनिए। केतु का एक ये स्वभाव होता है। पर सामने बैठा राहु उसमें कहीं ना कहीं रुकावट जरूर देगा, क्योंकि राहु की चीज़ पसंद नहीं है। राहु तो चाहता है कि मेरा दबदबा हो, तो ये परेशानी जरूर देगा। अब जो ग्रह हमें ऊंचा उठाना चाहता है उसे हम मजबूती देंगे तो हमारा ये अच्छा लाभ देगा, और जो हमें रुकावट दे रहा है उसे हम शुभ करने का प्रयास करेंगे, शुभ करेंगे या उसकी डिग्री को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें अच्छा लाभ देगा। अगर हम सफल हो गए तो आप ये मान के चलिए कि जीवन में हम अच्छा मुकाम हासिल कर पाएंगे, और अगर सफल नहीं हुए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। अब क्या करें? सवाल आता है कि राहु जब हमें ऐसा प्रभाव देगा तो हमें क्या करना चाहिए। अब क्या करें कि राहु द्वारा 18 महीने तक जो हमारा रास्ता रोका जाएगा उसे हम कैसे रोकें, कैसे उसमें सफल हों और कैसे उसको शुभ करें। छोटी छोटी परेशानियां ही सही, राहु देगा जरूर। राहु पाप ग्रह है, सप्तम भाव में बढ़िया नहीं माना जाता। किसी भी तरह से सप्तम भाव में राहु का जो प्रभाव है अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ बैठ के आलस देता है, पत्नी को चिड़चिड़ा कर देता है, पत्नी को आलसी बना देता है। हालांकि कई कुंडलियों में हमने देखा है कि राहु यहाँ बैठ के लग्जरी लाइफ भी देता है, लेकिन ज़्यादातर सप्तम भाव में ठीक नहीं माना जाता। कि राहु छोटी छोटी परेशानियाँ देगा, मानेगा नहीं। नकारात्मक दृष्टि से हमें अपने आप को बचाना होगा, उसका अब आपको थोड़ा उपाय बताते हैं, आप ध्यान से सुनें। देखिए, राहु के लिए सबसे जरूरी होता है उसके मंत्र का जाप। उसका मंत्र आपको बता रहे हैं, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। दोबारा सुने, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह राहवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। इन दोनों मंत्रों में से आप कोई सा भी एक मंत्र लेकर के और सायंकाल 8 बजे के बाद 8 से 11 के बीच में राहु का जाप कर सकते हैं। दूसरा उपाय बताते हैं आपको। 3 नारियल काले कपड़े में आपने बांधना। नारियल वो जिसको हम फोड़ के गोला निकाल के खाते हैं, वो वाला नारियल चाहिए। उसको अपने ऊपर उतारा करके काले कपड़े में बांध के बुधवार को, और राहु काल में स्वच्छ बहते हुए जल में उसको अपना उतारा करके हमने उसको लगातार 7 गुरुद्वार तक बहाएं तो राहु का प्रभाव हमारे लिए शुभ हो जाता है। तीसरा उपाय बताते हैं, अपने घर में हर जगह हर कोना आप साफ सुथरा रखें। सेंधा नमक, जिसको लाहौरी नमक भी कहते हैं, लाहौरी नमक पानी में डाल करके कम से कम हफ्ते में एक बार घर के अंदर आपको पोछा जरूर लगाना चाहिए। पोछा लगाने से जो नकारात्मक प्रभाव है राहु का वो खत्म हो जाता है। एक उपाय और बताते हैं, कांच की 2 छोटी छोटी कटोरियाँ लें, और जो सेंधा नमक आता है उसकी जो साबुत वाला, उसकी 5-7 डली उस दोनों कटोरियों में 5-5, 7-7 डली डाल दें। तो एक कटोरी आप अपने बेडरूम में रखें, शयन कक्ष में, और उसका जो दिशा रखने की है वो है दक्षिण पश्चिम का कोना, जिसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं, उस कोण में रखें। और एक रखें आप देखिए शौचालय के अंदर, तो शौचालय से हमारे घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसको भी कम करना, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये रखने के बाद में सप्ताह में एक बार इसको बहा दें, फ्लैश कर दें, और दोबारा नमक ऐसे जैसे रखा था ऐसे दोबारा, फिर ये आप नियमित करते रहें तो घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके समाप्त होती रहेगी। मोर पंख आपने देखा होगा, मोर पंख आपको अपने बेडरूम में टांग के रखना चाहिए, सबको दिखाई दे, और आप भी निकलते बढ़ते उसको देख सकें, बड़ा लाभदायक होता है। और जो छात्र हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका अगर दिमाग सही काम नहीं करता और राहु की पोजीशन उनके साथ भी खराब है, तो जिस पुस्तक को पढ़ते हैं उस पुस्तक के किसी पेज पे मोर पंख रख दें, उनकी याददाश्त बढ़िया रहेगी और पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ऐसे बच्चों के आते हैं, ऐसे बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। अगला उपाय आपको बताते हैं कि हर सोमवार को थोड़ा सा कच्चा दूध लें, 300-400 ग्राम, उसमें 4-5 चम्मच काले तिल डालें आप, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी डालें, और उसे हर सोमवार को नियम बना लीजिए कि जो शिवलिंग होता है भोले बाबा का, उसे आपने खाली शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और किसी देवता पर नहीं चढ़ाना है। और देवताओं पे चढ़ाना हो तो आप साफ जल ले करके बाकी सभी देवताओं पे चढ़ा सकते हैं। उससे जो दूध, काले तिल में से दूध है, उसको सिर्फ शिवलिंग पे चढ़ाना है। आप ऐसा हर सोमवार करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको राहु का जो नकारात्मक प्रभाव उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। बात करते काली उड़द जो साबुत आती है। काली उड़द साबुत अगर आप किसी लंगर में दान करते हैं,
गुरुद्वारा है, कोई मंदिर है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, अंधों का आश्रम है, जहाँ कहीं अच्छा खाना पीना उनके लिए बनता है, लंगर बनता है, आप शनिवार के दिन वो काली दाल वहाँ दान करें। इससे भी राहु का प्रभाव थोड़ा ठीक होता है। अगला उपाय बताते हैं आप, चींटियों के लिए रोज़ाना आप आटा, शक्कर और उसमें थोड़े काले तिल मिला करके और आप रोज़ाना नियम से सुबह बाहर घर से निकलें और उनको चींटियों को खिलाएं। पार्क में, रोड के किनारे बहुत जगह चींटियों के झुंड आपने देखे होंगे। तो ज़्यादातर पेड़ के नीचे दिखाई देते हैं, तो पेड़ के नीचे घर होता है, तो वहाँ अगर रोज़ाना आप नियम से आटा डालते हैं तो चींटियों को खिलाने का बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। कि चींटी शनि की कारक मानी जाती हैं, इनको खिलाने से राहु और शनि दोनों ही प्रसन्न होते हैं। उड़ने वाले जो जानवर हैं उनको आप रोज़ाना सप्त धान्य होता है, इसको सतनजावी कहते हैं, रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके आपको डालना चाहिए। और चावल का आटा लेकर के उसको दूध से गूंद लें, जैसे रोटी वाला आटा गूंदते हैं, और उसकी छोटी छोटी आप गोलियां बना के सुखा लें। उन गोलियों को अगर शनिवार के दिन आप मछलियों को खिलाएंगे, उससे भी राहु का प्रभाव बहुत शांत होता है। तो ये आपको उपाय मैंने आपको बताए हैं। ये उपाय आपको राहु से निजात दिलाने के लिए हैं। ये सारे उपाय आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से अगर 1 या 2 उपाय भी आप नियमित कर लेंगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा राहु का प्रभाव लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं केतु के प्रभाव को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। रोज़ाना जो गली के कुत्ते होते हैं उन कुत्तों को आप बिस्कुट खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, टोस्ट खिलाइए, फ़ैन मट्ठी जो आते हैं वो खिलाइए, या थोड़ा सा उनको आप दूध भी डाल सकते हैं। दूध, बिस्कुट, ब्रेड, मट्ठी, फ़ैन जो भी आपको मिलता है, जो रोटी आप कुत्तों को खिलाइए। कोशिश करिए कि रोज़ाना थोड़ा थोड़ा आप उनको अवश्य खिलाएं। हमारे यहाँ जो ये जो दान होता है, जितने मैंने आपको बताए हैं, ध्यान होता है हमारे सामर्थ्य के अनुसार। इसको कहते हैं श्रद्धा भावम समर्पय। श्रद्धा भावम समर्पय, जो आपकी श्रद्धा हो आप उस भाव से समर्पण कीजिए। कोई दबाव नहीं है, किसी चीज़ के लिए आपको कोई प्रेशर नहीं दिया जाता। जितने आपके पास गुंजाइश उतना आप काम करिए, लेकिन करिए ज़रूर। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको इन उपायों से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक भावना बनाइए कि मेरे में श्रद्धा है, मैं सबको खिलाना चाहता हूँ, जो भी काम करना चाहता हूँ, उपाय करना चाहता हूँ, इन उपायों से मुझे फ़ायदा होना चाहिए, आपको अवश्य लाभ होगा। तो ये वीडियो तो कन्या राशि का हमने आपको बताया। कन्या लगन वालों के लिए आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय दें। अगला वीडियो लेके शीघ्र आपके सामने होंगे हाजिर, तब तक के लिए आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा।